हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द एस्पिरेंट इन्वेंसिबल यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करेंगे इकोनॉमिक सर्वे की जो रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है 2024 एंड 25 का। तो इकोनॉमिक सर्वे का कंप्लीट समरी जो है पीआईबी से हमें मिला है, जो गवर्नमेंट की वेबसाइट है, गवर्नमेंट की एजेंसी है हमें इन्फॉर्मेशन देने के लिए। तो मोस्ट ऑथेंटिक डाटा अगर आपको चाहिए है गवर्नमेंट के बारे में तो आपको पीआईबी से मिलता है। तो यहाँ से हम इकोनॉमिक सर्वे के बारे में पढ़ेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर आज का। स्टार्ट करने से पहले एज ऑलवेज आप सभी को थैंक यू टू बी द पार्ट ऑफ द एस्पिरेंट इनविंसिबल ग्रुप एज वेल एज जिन्होंने अभी तक शेयर लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें द एस्पिरेंट इनविंसिबल यूट्यूब चैनल। हमारा ये टेलीग्राम चैनल है। आप यहाँ आकर आपको पीडीएफ, स्टडी मटेरियल और जो मैंने मेंस लिखे हैं और प्रीलिम्स दिए हैं तो मेरी मार्कशीट आप यहाँ पे देख सकते हो। तो स्टार्ट करें। इकोनॉमिक सर्वे 2024 एंड 25 के बारे में जो फैक्ट सीट आप कह सकते हो, बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लगभग 400 पेज का डॉक्यूमेंट है जो इकोनॉमिक सर्वे है, लेकिन पीआईबी ने इकोनॉमिक सर्वे का हाईलाइट भी दिया है ना। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर है बुलेट्स में, तो आप इनको जरूर पढ़ें, कम से कम इसको तो छोड़ना ही नहीं है। 400 पेजेस का डॉक्यूमेंट नहीं, कोई कोचिंग इंस्टीट्यूशन बढ़िया सा समरी निकालेगा 40 पेज के राउंड में, हम उसको पढ़ लेंगे। फिलहाल इकोनॉमिक सर्वे को समझने के लिए और इम्पोर्टेंट डाटा हमारे पास रहे, हम पीआईबी के इस समरी को ही रेफर करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट पॉइंट इज इंडियाज जीडीपी एक्सपेक्टेड। अब जीडीपी ग्रोथ एक्सपेक्टेड टू 6.3%, 6.8% फाइनेंशियल ईयर 2026। फर्स्ट इंपॉर्टेंट डाटा है। रियल जीडीपी की बात करें, अब रियल जीडीपी कॉन्सेप्ट पे जाना है, इकोनॉमी का टर्म है रियल जीडीपी। बेस ईयर पे हम जो जीडीपी मेजर करते हैं 6.4% रहने की उम्मीद है, क्लोज टू इट्स एवरेज डिकेडल एवरेज। रियल gross value addition estimated to grow by 6.4% financial year 2025। अब gross value addition क्या होता है, आपको बेसिक फंडामेंटल इकोनॉमी के पढ़ने हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर ग्रोज एट 8.2% इन जुलाई एंड नवंबर 2024, एक्सपेक्टेड टू ग्रो पिक अप फर्दर पेस, और तेजी से बढ़ने की उम्मीद है। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, सरकार का ऐसा पैसा जो कैपिटल बनाने में खर्च होता है, जिससे आने वाले समय पे सरकार को, देश को, लोगों को फायदा होगा। रिटेल हेडलाइन इन्फ्लेशन सॉफ्टेंड टू 4.9% इन अप्रैल दिसंबर 2024। मतलब जो हेडलाइन इन्फ्लेशन होता है, अभी दो प्रकार से इन्फ्लेशन होता है, एक कोर इन्फ्लेशन एंड सेकेंड वन इज हेडलाइन इन्फ्लेशन। हेडलाइन इन्फ्लेशन में क्या होता है, जो फ्लक्चुएटेड कमोडिटी है उनको भी इंक्लूड करते हैं, कोर में नहीं करते हैं। India's consumer price inflation to align with the target of around 4% 2026 पे आ जाएगा। जो टारगेट है 4 ± 2 हमने पढ़ा था, प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन टारगेट जो हो। देन ओवरऑल एक्सपोर्ट की बात करें, एक्सपोर्ट हमारा बड़ा है 6% की रेट से ईयर ऑन ईयर ड्यूरिंग द अप्रैल दिसंबर 2024। इंडिया सर्विस सेक्टर एक्सपोर्ट ग्रोथ सर्ज टू 12.8%। 12.8% से बहुत तेजी से भागा है इंडिया का सर्विस सेक्टर। अब आपको इसका प्रिंट आउट निकाल के रख लेना है, ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, क्योंकि आप इसको पॉइंट में लिखने बैठोगे, टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करो, स्मार्ट स्टडी हमेशा फोकस करो। इसका प्रिंट आउट निकलवाने में आपको 15 से 20 रुपये खर्च होने हैं, 15 से 20 मिनट लगने हैं, और उसको 4 बार आपको अंडरलाइन करते हुए पढ़ाई कर लेनी है। आपको याद हो जाएगा कि जीडीपी ग्रोथ रेट एक्सपेक्टेड इतना है, सर्विस सेक्टर बड़ा है हमारा, कैपिटल एक्सपेंडिचर कितने रेट से इंक्रीज हो रहा है, इस तरीके से। नेक्स्ट डाटा सीट इज ग्रॉस, हमारा जो सर्विस सेक्टर एक्सपोर्ट है, सर्विस सेक्टर का एक्सपोर्ट है 12.8% बड़ा है, हमने पहले देख लिया है। ग्रॉस एफडीआई इनफ्लो, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भारत में तेजी से बढ़ा है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंक्रीज्ड, कहाँ से कहाँ पहुँच गया है, इंक्रीज्ड फ्रॉम 47.2 बिलियन डॉलर इन फर्स्ट 8 months ऑफ financial 20 year to 55.6 billion dollar in the same period of 2025.
year on year growth of 17% growth in FDI, huge increase in foreign direct investment. What is the difference between FDI and FII? वो आप जाके पढ़ाई कर लेना. तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट में थोड़ा सा बारीक सा फर्क है. डायरेक्ट यानी डायरेक्ट जो कंपनी में आपको शेयर मिलते हैं, इक्विटी मिलते हैं, मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करती है कंपनी जो बाहर से इन्वेस्ट कर रहे हैं. फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो FII होते हैं वो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन नहीं करते हैं. वो आपको पैसे देंगे और पैसे लेंगे एज अ इंटरेस्ट, एज अ प्रॉफिट. फॉरेक्स at $640 billion as of end of December, sufficient to cover around 10.9 month of import and approximately 90% of the external debt. तो भारत का एक्सपोर्ट जो फॉरेक्स है, फॉरेन रिजर्व है, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म है. फॉरेन एक्सचेंज जो है भारत का बहुत ही शानदार तरीके से आगे बढ़ रहा है और रिजर्व बहुत शानदार तरीके से स्ट्रांग भी है. लगभग 11 महीने तक का इंपोर्ट कवर कर सकता है, इतना हमारे पास पैसा है. $640 बिलियन. देन कैपेसिटी एडिशन इन सोलर एंड विंड पावर. अब यहाँ पे आप GS3 के रिगार्डिंग अगर मेंस में आपको डाटा सीट चाहिए, फैक्ट चाहिए, आप यहाँ से ले सकते हो कि सोलर और विंड पावर इंक्रीज हुआ है कितना, 15.8% से. BSE स्टॉक मार्केट कैपिटलाइजेशन टू GDP रेशियो एट 136% एट द एंड ऑफ ईयर. तो BSE स्टॉक मार्केट का कैपिटलाइजेशन बढ़ा है, फार हायर देन द चाइना. चाइना में सिर्फ और सिर्फ 65% से इंक्रीज हुआ है स्टॉक मार्केट में कैपिटलाइजेशन. ब्राज़ील में 37% हुआ, लेकिन इंडिया में 136% से. तो आप समझ सकते हो BSE स्टॉक मार्केट कैपिटलाइजेशन टू GDP रेशियो. GDP और BSE का स्टॉक मार्केट का रेशियो है कैपिटलाइजेशन मार्केट. अब यहाँ से प्रीलिम्स में क्वेश्चन आने की मुझे तो उम्मीद लग रही है, क्योंकि ये टर्म इंपॉर्टेंट है, नया है. नेक्स्ट इज इकोनॉमिक सर्वे एडवोकेट डीरेगुलेशंस टू एसिलरेट एंड सस्टेन इकोनॉमिक ग्रोथ. डीरेगुलेशन की जरूरत है एसिलरेट करने के लिए, हम अपने ग्रोथ को बढ़ाने के लिए. कंटिन्यूड सेटअप ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट्स ओवर नेक्स्ट 2 decades नीडेड टू सस्टेन हायर ग्रोथ. इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ में, इन्वेस्टमेंट में बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ावा देने की ज़रूरत है. GS3 के आप आंसर राइटिंग करोगे, मेंस लिखोगे, तब यहाँ से पॉइंट इंपॉर्टेंट आएगा इंफ्रास्ट्रक्चर पे क्वेश्चन. 50,000 करोड़ सेल्फ रिलायंट इंडिया फंड लॉन्च टू प्रोवाइड द इक्विटी फंडिंग टू MSME. वेरी इंपॉर्टेंट मेंस परस्पेक्टिव. 50,000 करोड़ का सेल्फ रिलायंट इंडिया फंड, आत्मनिर्भर भारत फंड है. सेल्फ रिलायंट इंडिया फंड, आत्मनिर्भर भारत फंड, 50,000 करोड़ का MSME के लिए. एग्रीकल्चर एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट 3.8% इन फाइनेंशियल ईयर. वापस से तेजी से वापस आएगा, 3.8% इंक्रीज करेगा. खरीफ फूड ग्रेन प्रोडक्शंस फॉर 2014 इज एक्सपेक्टेड टू रीच 1647 लाख मिलियन टन एज इंक्रीज ऑफ इतना ओवर द ईयर. वेरी हायर इंक्रीज इन खरीफ फूड प्रोडक्शन. तो ये फैक्ट आपको, इसीलिए मैं कह रहा हूँ प्रिंट आउट करा के रख लो, फालतू की मेहनत बिल्कुल मत करो. 4 बार इसको आप पढ़ोगे तो आपके माइंड में वो चीज़ें बैठ जाएंगी, और जब आप आंसर राइटिंग करोगे मेंस की तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे ये हमारे फैक्ट. खरीफ प्रोडक्शन हमने देख लिया. की ड्राइवर्स ऑफ एग्रीकल्चर ग्रोथ आर हॉर्टिकल्चर, लाइफ स्टॉक एंड फिशरी. तो अब यहाँ से UPSC कहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू, कि अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे और सिंपली इन इंडिया द की ड्राइवर्स ऑफ एग्रीकल्चर ग्रोथ आर, कौन कौन से हैं. हॉर्टिकल्चर है, लाइफ स्टॉक है, फिशरीज है, और भी चीज़ें पोल्ट्री फार्म्स वगैरह इसमें ऐड करके पूछ लिया जा सकता है, और आप यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हो. तो इकोनॉमिक सर्वे का ये वाला पॉइंट आपको प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है. दैन इंडस्ट्रियल सेक्टर एस्टिमेटेड टू ग्रो बाय 6.2%. अगेन GS3 मेंस परस्पेक्टिव से इंडस्ट्रियल ग्रोथ हमारी 6.2% से होगी, अनुमान है. सोशल सर्विसेज एक्सपेंडिचर रजिस्टर्स एन एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ 15% बिटवीन 2021 एंड 2025. अब सोशल सर्विस एक्सपेंडिचर का मतलब है सोशल सर्विस, समाज की भलाई के लिए, लोगों के अच्छे के लिए. एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, इन पे पैसा खर्च हो, जो ग्रोथ हुई है
खर्च होने की रेट है 15% है 2021 से 2025। मेंस GS 1 एज वेल एज GS 2 सोशल जस्टिस का पार्ट भी है, सोसाइटी का पार्ट भी है, और कहीं और भी यूज कर सकते हो आप। गवर्नमेंट हेल्थ एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस फ्रॉम, हेल्थ एक्सपेंडिचर GS 3 का पार्ट है। हेल्थ एक्सपेंडिचर इंक्रीज हुआ है 29% टू 48%। शेयर ऑफ आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर डेक्लाइन, वेरी इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट अचीवमेंट फॉर इंडिया। रिडक्शन ऑफ आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर कहाँ से कहाँ गया, 62% था जो टोटल एक्सपेंडिचर होता था हेल्थ पे, वो घट के 39.4% हो गया। लोगों की जेब में से पैसा कम खर्च हो रहा है अब हेल्थ पर, सरकार पैसा ज़्यादा कर रही है इसलिए। तो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर भारत में इन रिसेंट डिकेड, ऐसे पूछ सकती है इन द लास्ट डिकेड या फिर इन रिसेंट टाइम, द आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर इज अ लार्जेस्ट पार्ट ऑफ हेल्थ एक्सपेंडिचर। इस तरीके से गवर्नमेंट ऑफ आपके प्रीलिम्स में पॉइंट पूछ लिया जा सकता है। देन अनएम्प्लॉयमेंट रेट डेक्लाइंस टू 3.2%। अनएम्प्लॉयमेंट रेट डेक्लाइन हुआ है भैया, इनकी बात सुन लो। 3.2% इन 2023-24 फ्रॉम 6% टू 7.8। तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम हुआ है विद कंपैरिजन टू 2017-18, जो 6% था अनएम्प्लॉयमेंट रेट, वो आज 3.2% बचा है। तो कोलैबोरेटिव एफर्ट्स बिटवीन द गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर एंड एकेडमिक एसेंशियल्स टू मैक्सिमाइज एडवर्स AI सोसाइटल इफेक्ट्स। सिंपल है। कुछ अलग से फैक्ट भी हैं कि ग्लोबल इकोनॉमी का रेट है 3.3 रहा है 2023 में। IMF ने जो प्रोजेक्ट किया था ग्लोबल ग्रोथ टू एवरेज अराउंड 3.2% ओवर द नेक्स्ट 5 years रहने वाली है, विच इज मॉडेस्ट बाय हिस्टोरिकल स्टैंडर्ड्स। सेज इकोनॉमिक सर्वे 2024 टेबल्ड बाय विच इज मॉडेस्ट बाय हिस्टोरिकल स्टैंडर्ड्स। तो बहुत ही कम ग्लोबल ग्रोथ के जो प्रिडिक्शंस हैं वो ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। IMF का प्रिडिक्शन हो या फिर जो भी, लेकिन इंडिया का प्रिडिक्शन कंपैरेटिवली अच्छा है। अब कुछ फैक्ट्स एंड फिगर की बात करें, हम इतने दिन से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पढ़ रहे हैं तो आपने देखा होगा UPSC ट्रेंड एनालिसिस पे फोकस करती है। UPSC आपसे चाहती कि आप ट्रेंड एनालिसिस जरूर करें। आपको एक फैक्ट नहीं पता हो, नंबर पता नहीं हो, लेकिन आपको ट्रेंड एनालिसिस करना है। तो सबसे पहला ट्रेंड यहाँ पर देखेंगे हम GDP ग्रोथ के लिए रिगार्डिंग। GDP ग्रोथ किस तरीके से बढ़ी है, किस तरीके से कम हुई है। 2021-22 में 9.7% थी, जो कम होकर 7% पहुंची 2022-23 में, फिर वापस से ऊपर गई, फिर नीचे आना, फिर ऊपर जाना। तो इस तरीके से ट्रेंड आपको समझना है कि हमारी GDP ग्रोथ रेट है कंटिन्यूसली स्टेडली इंक्रीज नहीं हुआ। सिंपल है। सेकेंड ट्रेंड इज फूड ग्रेन प्रोडक्शन। फूड ग्रेन प्रोडक्शन 310, 315 बढ़ा, 329, 332 कंटिन्यूस इंक्रीज इन अ फूड ग्रेन प्रोडक्शन रिगार्डिंग टू 2021 एंड 2024। 2021 से 2024 के बीच में फूड ग्रेन प्रोडक्शन का कंटिन्यूसली इंक्रीज हुआ है लास्ट 5 years, लास्ट 5 years। देन कम्स फिस्कल डिफिसिट। अब फिस्कल डिफिसिट क्या होता है, सरकार की आमदनी कितनी है और सरकार खर्च कितना कर रहा है, उसे बोलते हैं फिस्कल डिफिसिट। तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर माइनस द गवर्नमेंट इनकम इज नोन एज अ फिस्कल डिफिसिट। चलो, तो जो 2021 में 9.2% था GDP का, वो कम होकर 6.7% पहुंचा, फिर से कम होकर 6.4 पहुंचा, और लास्ट में 5.7। देयर इज अ कंटिन्यूसली डिक्रीज इन फिस्कल डिफिसिट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन लास्ट 5 years, ऐसा आप समझ सकते हो। लेकिन UPSC आपसे लास्ट 5 years कम ही पूछेगी, लास्ट 10 years पूछती है। कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करें, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है मैंने आपको बता दिया। सरकार का पैसा ऐसी जगह पे जाना जहाँ पर देश के लिए लॉन्ग टर्म में बेनिफिट हो। फॉर एग्जांपल इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करना, रेलवे ब्रिज बनाना, नेशनल हाईवे बनाना, एयरपोर्ट बनाना, दीज आर द कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में अगर आप देखें 2021 में 2.1%, फिर 2022 में 2.5, 23 में
2.7, 24 में 3.2. So there is a continuously steady increase in capital expenditure of गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज कम्पेयर टू GDP. कैपिटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ रहा है, जो एक बहुत अच्छा पॉजिटिव साइन है इकोनॉमी के लिए. देन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की बात कर लें. फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 2021-22 में 607 था, फिर 578 हुआ, फिर 649 एंड 634. तो अभी जो फिलहाल का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो 634 के अराउंड बताया गया है, एस्टिमेटेड है. लेकिन 2023-24 में ऑलरेडी 646 के पॉइंट लेवल को टच कर गया है हमारा फॉरेन एक्सचेंज. तो कंटिन्यूसली ना तो इंक्रीज है ना तो डिक्रीज है, इस तरीके से ग्राफ हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का है. देन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की बात करें. 2020-21 में जब कोविड था तो ये तो नेगेटिव में जाना ही था, माइनस में, और एकदम से वापस आना था तो 11% का इंक्रीज, फिर 5.2, फिर 5.9 का इंक्रीज हुआ है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में. सिंपल, दैट इज देयर. नाउ अभी नेक्स्ट इकोनॉमिक सर्वे का डाटा है. स्टेट ऑफ इकोनॉमी ग्रोथ डेस्पाइट ग्लोबल अनसर्टेनिटी के बारे में हमें बता रहा है कि ग्लोबल इकोनॉमी जो है अनसर्टेनिटी से जूझ रही है. आपने देखा है कितनी ज़्यादा वॉर, रीजनल वॉर चल रहे हैं. रसिया यूक्रेन वॉर हुआ, फिर उसके बाद अभी इजराइल का स्टार्ट हुआ था, अभी जाके थमा है. तो ग्लोबल इकोनॉमी टू ग्रो मोडेस्टली एट अराउंड 3.2% ओवर नेक्स्ट 5 years एज पर द IMF ने बोला है कि अगले 5 साल तक ग्लोबल इकोनॉमी 3.2% रेट से आगे बढ़ने वाली है, ज़्यादा तेज़ी से नहीं बढ़ने वाली है. सिंपल. तो अब यहाँ पर इसका मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा अच्छा इकोनॉमिक आउटलुक नहीं है ग्लोबल इकोनॉमी का. इन्फ्लेशन अक्रॉस इकोनॉमीज कमिंग डाउन स्टेडली. मेजर सेंट्रल बैंक हैव बीन रिड्यूसिंग इंटरेस्ट रेट. वेरी इंपॉर्टेंट ट्रेंड है, आप पहले देख चुके हैं. UPSC ट्रेंड एनालिसिस करती है, ट्रेंड पूछती है. IMF का डाटा इंपॉर्टेंट है, 3.2% ग्रोथ रेट होने वाली है, IMF ने बोला है नेक्स्ट 5 years के लिए. इसके बाद में दुनिया भर के सेंट्रल बैंक ने इंटरेस्ट रेट कम किए हैं. इंटरेस्ट रेट कम करने का मतलब होता है कि मनी सप्लाई मार्केट में बढ़ेगा, और मार्केट में अगर मनी सप्लाई बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा. Ongoing conflict and tension pose significant risk to global economic outlook. Despite this global uncertainty, India's real GDP growth of 6.4% in 2024-25 as per the first advance estimate of national income remains close to the decadal average. तो दुनिया कहीं से कहीं पहुंच रही है, दुनिया स्लो हो रही है, लेकिन इंडिया अपनी रफ्तार से आगे बढ़ता नजर आ रहा है. नेक्स्ट, फ्रॉम एन एग्रीगेट सप्लाई परस्पेक्टिव एज वेल, real gross value addition is estimated to grow by 6.4%. तो ये डाटा आपको समझना है, पढ़ना है. ट्रेंड एनालिसिस जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप बहुत शानदार तरीके से पढ़ोगे, जो हमारी PTP 2025 सीरीज है उसको फॉलो करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें. कंप्लीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ऑफ लास्ट 10 years हम कवर कर रहे हैं, आप वहाँ पे देख सकते हो. और उसको देखने के बाद में समझ जाओगे इकोनॉमिक सर्वे से कौन सा डाटा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से और कौन सा नहीं है. नेक्स्ट, स्टेट ऑफ इकोनॉमी ग्रोथ डिस्पाइट ग्लोबल अनसर्टेनिटी, ये बात हम पढ़ चुके हैं. नेक्स्ट इज इंडियाज इकोनॉमी इज गोइंग टू इंक्रीज बाय 6.3%. तो ऑल सेक्टर इकोनॉमिक सर्वे हमें बता रहा है कि इंडिया की इकोनॉमी जो है 6.3% से 6.8% के रेट से बढ़ने वाली है आने वाले समय में, आने वाले साल में, 2025-2026 के बीच में. ऑल सेक्टर, एग्रीकल्चर हो, इंडस्ट्री हो, सर्विसेज आर परफॉर्मिंग एज वेल. नेशनल इनकम डाटा, शेयर ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर इन द सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज कंटिन्यूसली इंक्रीज्ड इन रिसेंट ईयर्स. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डाटा जो हमने बताया था, कैपिटल एक्सपेंडिचर कंटिन्यूसली बढ़ता चला जा रहा है. हेडलाइन इन्फ्लेशन डाउन फ्रॉम 4.4% टू 4.9%, 5.4% से
4.9% आ गया है हेडलाइन इन्फ्लेशन। तो आपको जाके अच्छे से पढ़ना है हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या होती है। हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या होता है और कोर इन्फ्लेशन क्या होता है, ये दो चीज़ें आपको आज पढ़नी है। यहीं से डेफिनेशन से, बेसिक डेफिनेशन से यूपीएससी क्वेश्चन पूछेगा और फिर आप कहोगे कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कहाँ से क्वेश्चन पूछा है। इंडिया सर्विस सेक्टर बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा है, जो हम पहले से देख चुके हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड इज वापस कीपिंग इन माइंड द अपसाइड एंड डाउनसाइड टू द ग्रोथ। सर्वे एक्सपेक्ट द रियल जीडीपी ग्रोथ 6.3 to 6.8%. Chapter on medium-term outlook elaborated the global factors and importance of strengthening the level of domestic growth in context of heightened risk due to global concern. To realize the aspiration of Viksit Bharat by 2047. This is very important theme of your answer writing in mains. Viksit Bharat by 2047 Amrit Kal. अब मीडियम टर्म ग्रोथ, जो मीडियम टर्म ग्रोथ रेट है आउटलुक ऑफ इंडिया असेस इन द कंटेक्स्ट ऑफ मर्जिंग ग्लोबल एंड रियलिटीज ऑफ जियो इकोनॉमिक फ्रेगमेंटेशंस, चाइनीज मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्रेस, ग्लोबल डिपेंडेंसी ऑन चाइना. सर्वे पुट्स फॉर अ वे फॉरवर्ड टू रीइनविगोरेट द इंटरनल इंजन एंड डोमेस्टिक लेवर्स ऑफ ग्रोथ बाय फोकसिंग ऑन द सेंट्रल थीम ऑफ सिस्टमैटिक डीरेगुलेशन. जरूरी है, सर्वे ने बताया है. Economic freedom to businesses of individuals and organizations to pursue legitimate economic activity. The survey stressed that the reforms and economic policy must now be on systematic deregulation under the ease of doing business 2.0. It encourages creation of middle stand India's SME sector. मिडिल स्टैंड एक नया टर्म है, इंडियाज एसएमई सेक्टर को मिडिल स्टैंड्स बोला गया है. और यहाँ पर इकोनॉमिक सर्वे ने हमें भारत को, गवर्नमेंट को सजेस्ट किया है कि आपको इकोनॉमिक डीरेगुलेशन और ज़्यादा करना पड़ेगा. हमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक डीरेगुलेशन करने की आवश्यकता है, ज़रूरत है. और क्या है बाकी जो हम पढ़ चुके हैं. एग्रीकल्चर ग्रोथ फर्स्ट हाफ ऑफ 2022 3.5% इम्प्रूवमेंट हुआ है. खरीफ प्रोडक्शन बारे में जो हम यहाँ से पहले से पढ़ चुके हैं. ओके, देन कैपिटल एक्सपेंडिचर 2023 टू 2020-21 में 2.1% था जीडीपी का, जो बढ़कर 2.5% हो गया. 2.7% 2022-23 में. इस तरीके से कैपिटल एक्सपेंडिचर है लास्ट 5 ईयर्स में इंक्रीज हुआ है. आप इस तरीके से कैपिटल एक्सपेंडिचर को बता सकते हो. देन यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट टर्म हैं वो हम देखते हैं, जैसे कि इकोनॉमिक सर्वे स्टेट्स ग्रोथ प्रोसेस हैज़ बीन अप्लाई सपोर्टेड बाय स्टेबिलिटी इन फ्रंट ऑफ इन्फ्लेशन. कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इंक्रीज्ड हुआ है 7.4% 2025 टू 8.4%. कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बढ़ा है, प्राइमरी ड्रिवन बाय द फ्यू फूड आइटम्स. वेजिटेबल्स और पल्सेस के महंगे होने से कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन इंडिया में बढ़ रहा है. तो अब यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि फूड इन्फ्लेशन, खाने की महंगाई जो भारत में है वो किस वजह से होती है. उसमें एक मेजर इम्पॉर्टेंट रोल है वेजिटेबल्स एंड पल्सेस का. इकोनॉमिक सर्वे हमें यहाँ से ये चीज़ बता रहा है. तो ये चीज़ पॉइंट हमें हाईलाइट करते हुए याद भी रखना है बार बार. देन फिस्कल डेफिसिट हमने देखा लगातार कम हुआ है 9.4% से 7.6%, then 6.4%, then 5.6% in the year of 2023 and 24. So gross tax revenue increasing by 10.7%. जो टैक्स रेवेन्यू है वो इंक्रीज हुआ है. जो यूनियन ने रिटेन किया है नेट ऑफ डिवोल्यूशन टू द स्टेट्स हार्डली इंक्रीज्ड से द सर्वे. द डिफिसिट इंडिकेटर ऑफ यूनियन, मतलब यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने ज़्यादा से ज़्यादा पैसा स्टेट गवर्नमेंट को पैसे दिए हैं. सिंपल. द जीटीआर ऑफ यूनियन एंड ओन टैक्स रेवेन्यू ऑफ द स्टेट्स इंक्रीज कंपेरेबल, है ना. तो ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू स्टेट का भी बड़ा है, यूनियन का भी बड़ा है. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चन मेंस में भी आते हैं, प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है. तो आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें समझनी है, हाईलाइट करनी है.
subsidy and committed liability registering a growth of respectively. Then नॉन परफॉर्मिंग असेट्स, ये लास्ट जो हमने प्रीलिम्स थ्रू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का बैंकिंग रेगुलेशन रिगार्डिंग हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखे, वो नॉन परफॉर्मिंग असेट्स से रिगार्डिंग थे, और ये यहाँ पर एनालिसिस है पूरा का पूरा इकोनॉमिक सर्वे ने नॉन परफॉर्मिंग असेट के लिए बताया है. ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग असेट इन द बैंकिंग सिस्टम्स हैव डिक्लाइंड टू अ 12-year low, 2.6% of gross loans and advance. So last lowest in 12 years, 12 साल में सबसे कम लेवल पे है NPA जो है 2.6%. ठीक है. ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग असेट्स जो है डेक्लाइन हुआ है लगातार, और आज 12 साल में सबसे कम लेवल पर है, 2.6% बचा है टोटल लोन और एडवांसेस का. अनएम्प्लॉयमेंट रेट फॉर इंडिविजुअल्स एज 15 years टू अबव डाउन फ्रॉम 6% टू 3.2%. अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम हुआ है 15 साल से के ज़्यादा लोगों के लिए, 15 साल और 15 साल से ज़्यादा से लोगों के लिए. दैन कीपिंग इन माइंड द अपसाइड एंड डाउनसाइड ग्रोथ, जीडीपी ग्रोथ, फिर से वापस से वही कहानी यहाँ पे रिपीट है, जीडीपी ग्रोथ रेट बढ़ रही है. तो यहाँ पे इस स्लाइड से हमने ग्रॉस नेशनल नॉन परफॉर्मिंग असेट क्या होते हैं हम पढ़ चुके हैं. आप पीटीपी 2025 वाले लेक्चर को देख लो, लास्ट लेक्चर है लेक्चर 4 पार्ट 1, वहाँ पे बहुत अच्छे से नॉन परफॉर्मिंग असेट उसकी कैटेगराइजेशन हमने पढ़ी है. 12 साल में सबसे कम एनपीए रहा 2.6%, इसको आपको ध्यान रखना है. देन कैपिटल टू रिस्क वेटेड असेट रेशियो CRR फॉर द शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक स्टैंड्स एट 6.7%. ये वाला टर्म हमने कल पढ़ लिया था. व्हाट इज द कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, उसी को कैपिटल टू रिस्क वेटेड असेट भी बोलते हैं, इसका एक और नाम है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो CAR. नॉन परफॉर्मिंग असेट्स और इकोनॉमिक सर्वे इंडिया का मर्केंडाइज एक्सपोर्ट जो है वो 1.6% से बढ़ा है 2024 में. इम्पोर्ट जो मर्केंडाइज इम्पोर्ट है वो 5.2% की रेट से बढ़ा है 2024 में. देन इन इंडिया, in addition to the services, trade surplus remittances from abroad led to the healthy net inflow of the private transfer. India was the top recipient. सबसे ज़्यादा पैसे भारत को मिले हैं रेमिटेंसेस में इन द वर्ल्ड, driven by the uptick in job creation in OECD economies. These two factors combined to ensure India's current account deficit. जो इंडिया का current account deficit है, current account deficit मतलब टोटल का टोटल कितना पैसा हमारे देश से बाहर जा रहा और कितना दुनिया भर से हमारे देश में वापस आ रहा है पैसा, उसे करंट अकाउंट डिफिसिट बोलते हैं. रिमेन्स रिलेटिवली कंटेंट 1.2% ऑफ द जीडीपी एज पर द सर्वे. ठीक है, तो करंट अकाउंट डिफिसिट हमारा पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है. देन ग्रॉस फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हमने देख लिया था, FDI फाइनेंशियल 2025 इंक्रीजिंग फ्रॉम 4.47 बिलियन डॉलर से लेके 55.6 बिलियन डॉलर हमारा पहुंच गया है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. सिंपल है. FPI क्या होता है, FII क्या होता है, आपको ये चीज़ें पढ़नी है या फिर आप कवर कर सकते हो अगर आप PTP को फॉलो करोगे. देन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हमने देख लिया. इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व एक अच्छी लेवल पर है अभी, 616 था जो बढ़कर 634 बिलियन डॉलर हो गया है ऑन 3 जनवरी ऑफ 2025, 3 जनवरी 2025 में, लगभग एक महीने पहले की बात है. देन the survey also mentioned that for India, a service-driven economy है India with a youthful and adaptable workforce. The adoption of AI offers the potential to support economic growth and improve labor market outcome. Prioritizing education and skill development पे हमें फोकस करने की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा, ताकि हम AI अडप्ट भी कर सकें और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी कर सकें साथ ही साथ में. नेक्स्ट, फॉर्मलाइजेशन पोस्ट पैंडमिक. इंडिया का लेबर मार्केट की बात है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लेबर मार्केट. रिसेंट टाइम में सपोर्टेड बाय पोस्ट पैंडमिक रिकवरी, इंक्रीज्ड फॉर्मलाइजेशन. तो देयर इज अ रिलेटिवली इंक्रीज्ड फॉर्मलाइजेशन ऑफ लेबर मार्केट इन इंडिया. फॉर्मलाइजेशन का मतलब क्या है, वो सिंपली एक डीरेगुलेशन से रेगुलेशन में आना, फॉर्मल सेक्टर में आना. एम्प्लॉयमेंट फॉर्मल सेक्टर में बढ़ रहा है. अनएम्प्लॉयमेंट रेट फॉर इंडिविजुअल्स एज 15 years एंड अबव
स्टेडली डिक्लाइन फ्रॉम 6% टू 3.2%. 3.2% अनएम्प्लॉयमेंट रेट हमने देख लिया. वो वर्क टू पॉपुलेशन रेशियो आल्सो इंक्रीज्ड. देन वंदे भारत ट्रेन के बारे में इंफ्रास्ट्रक्चर फ्रंट में इकोनॉमिक सर्वे ने क्या बताया है. कंटिन्यूड सेटअप ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट नेक्स्ट 2 डिकेड. हाई ग्रोथ की ज़रूरत है, इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. दैन टोटल 2031 किलोमीटर ऑफ रेलवे नेटवर्क वाज कमीशन, स्टार्ट हुआ है, नया ट्रैक बने हैं. और 17 नई वंदे भारत ट्रेन स्टार्ट हुई हैं, इंट्रोड्यूस बिटवीन अप्रैल अक्टूबर 2024. और जो लीडिंग ऑपरेशनल इफिशियंसी थी रेलवे की उसको इम्प्रूव हुआ है. एवरेज कंटेनर टर्न अराउंड जो था, मतलब जब मालगाड़ी एक जगह से जाती है और वापस आने में जितना टाइम लगता है वो 48 आवर्स था 2024 में, जो कम हो गया 30 आवर्स में. फाइनेंशियल ईयर 2025 में करने का टारगेट भी है. तो 48 आवर्स से 30 आवर्स पे आना बहुत बड़ी बात होती है. 18 आवर्स आपके सेव होंगे. दैन कुछ स्कीम्स हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट. इकोनॉमिक सर्वे अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू बूस्ट रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन एनर्जी और इन्वायरमेंटल पर्सपेक्टिव से कौन कौन सी चीज़ें हमें पढ़नी है. सूर्य घर, पीएम सूर्य घर क्या है इसके बारे में ज़रूर पढ़ें. मुफ्त बिजली योजना, सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना ये एक ही योजना है. देन देयर इज़ अ नेशनल बायो एनर्जी स्कीम प्रोग्राम, बायो एनर्जी प्रोग्राम, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, पहले भी यूपीएससी में कुछ क्वेश्चन आ चुका है. पीएम कुसुम योजना है ना, किसान ऊर्जा उत्थान महाअभियान, ऐसा कुछ फुल फॉर्म है पीएम कुसुम का, जहाँ पे सोलर पंप डिस्ट्रीब्यूशन करने का प्रोग्राम है. सोशल सर्विस एक्सपेंडिचर की बात करें, सोशल सर्विस एक्सपेंडिचर एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ 15% हुआ है सेंटर और स्टेट दोनों का मिला के. जो गिनी कोफिशिएंट रहा मेजर ऑफ इनइक्वालिटी का मेजर है गिनी कोफिशिएंट. इन कंजप्शन एक्सपेंडिचर डेक्लाइन हुआ है. गिनी कोफिशिएंट क्या होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, जो रूरल एरियाज़ के लिए था 0.237 फ्रॉम 0.266. तो गिनी कोफिशिएंट कम हुआ. इनइक्वालिटी बताता है लोगों के पास कितना पैसा है. 4 लोगों के पास 1,000 रुपये हैं, 2 लोगों के पास में 500 के नोट है. तो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को मेज़र करने के लिए गिनी कोफिशिएंट यूज़ होता है, जो इंडिया में अभी कम हुआ है, तो अच्छी बात है. स्कूल एजुकेशन की बात करें तो बहुत सारी योजनाएं हैं. नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2022-2020 और दीज इंटरलाई इंक्लूड समग्र शिक्षा अभियान, दीक्षा, स्टार्स, परख, पीएम श्री योजना, उल्लास, पीएम पोषण अभियान एज पर द सर्वे. देन हेल्थ एक्सपेंडिचर की बात करें तो हेल्थ एक्सपेंडिचर हमने देखा सरकार का, गवर्नमेंट का हेल्थ एक्सपेंडिचर इंक्रीज हुआ है 48% ऑफ द टोटल. 48% इंक्रीज हुआ है इन द लास्ट जो सर्वे था, बजट था, हेल्थ एक्सपेंडिचर जो था, और जिसकी वजह से आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर कम हुआ. आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर मतलब जो बीमार हो रहा है उसको अपनी जेब में से ही पैसे खर्च करने हैं. लोग अपने जेब में से पैसे खर्च करेंगे तभी उनकी ज़िंदगी बचेगी. आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर. देन एमएसएमई सेक्टर के लिए हमने देख लिया है सेल्फ रिलायंट इंडिया फंड कॉर्पस विद 50,000 करोड़ से लॉन्च किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, ये भी इम्पोर्टेंट है. बाकी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए इकोनॉमिक सर्वे ने सजेस्ट किया है 2.0 में डीरेगुलेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और स्टेट गवर्नमेंट लेड इनिशिएटिव होना चाहिए. जो भी बिजनेस की जो बिल्कुल बेसिक डिमांड्स हैं उनको फुलफिल करने के लिए और जो भी प्रॉब्लम आती हैं उसको ध्यान में रखते हुए उनको ख़त्म करना पड़ेगा, जब जाके ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ेगा. तो बाकी सब चीज़ें वही है. इकोनॉमिक ग्रोथ रेट किस तरीके से आने वाले समय में ग्लोबल इकोनॉमी पे कम डिपेंडेंट होकर इंडिया को सेल्फ रिलायंट इंडिया बनना पड़ेगा ताकि हम बाहर डिपेंड ना हो. तो इकोनॉमिक्स सर्वे का समरी हमने देख लिया. इसकी डिटेलिंग अगर आप देखेंगे तो कोई भी कोचिंग मटेरियल आपको देख लेना है कोचिंग इंस्टीट्यूशन का. ये हमारा यूट्यूब चैनल, प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, द एस्पिरेंट इनविंसिबल यूट्यूब चैनल है ना. आप यहाँ पे ये पीटीपी जो प्रीलिम्स थ्रू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर
लेक्चर्स हैं, आप इसको एक बार जाके देखिए, बहुत यूज़फुल रहेंगे आपकी प्रिपरेशन में। और टेलीग्राम चैनल आपको ज्वाइन करना है, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ हमारा टेलीग्राम चैनल जो है, वहाँ पे आपको सारी की सारी PDF, स्टडी मटेरियल और मेरी मार्कशीट भी आप वहाँ पे देख सकते हो जाके, ठीक है। तो ये हमारा द एस्पिरेंट इनविंसिबल यूट्यूब चैनल का टेलीग्राम चैनल है कम्प्लीटली, और यहाँ पे आप जाके ज्वाइन करेंगे तो बहुत सारे आपको PDF, स्टडी मटेरियल इस तरीके से मिल जाएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच। एक बार फिर से रिक्वेस्ट, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।